हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। तो बच्चा पार्टी, आज से हम अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं 2024 एंड 25। मैं आपको तीन सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। इन तीन सब्जेक्ट के लिए आप सारी टेंशन छोड़ दो, आप बस अपने भाई के साथ बने रहो। आज से लेकर एग्जाम तक आपको कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। रिवीजन, टेस्ट, स्ट्रेटेजी सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बस मेरे साथ मिलकर हार्ड वर्क करना है। दैट्स इट, साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं विद सेम नोट। आज का अपना पहला टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इस वीडियो में हम उसके बेसिक कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप कि भैया पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। कि भैया पार्टनरशिप जो है एक एसोसिएशन है, किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। कि अकेला इंसान जब बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। तो पार्टनरशिप के लिए कितने चाहिए लोग, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, जो एग्री करते हैं, जो मान जाते हैं साथ में बिजनेस करने के लिए कि भैया मिलके साथ में बिजनेस करेंगे, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, शेयर कर लेंगे। सो सिंपल, बस यही है पार्टनरशिप। ठीक है, चलो अब इसको और डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है, सेक्शन 4 के अंदर। जो पार्टनरशिप है उसको गवर्न करने वाला जो एक्ट है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखना बेटा, ठीक है। इसके सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। क्या लिखा है बेटा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है बिटवीन पर्संस। पर्संस लिखा है क्योंकि एक इंसान तो कर नहीं सकता, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है हु हैव एग्रीड, जो मान गए क्या करने के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करने के लिए उस बिजनेस का जो कैरिड ऑन बाय ऑल, जो वो सब मिलके चला रहे हैं, या फिर एनी ऑफ देम, उनमें से कुछ चला रहे हैं सबके लिए। मतलब पार्टनरशिप क्या है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें लोग एग्री करते हैं कि भैया हम प्रॉफिट शेयर करेंगे उस बिजनेस का जो हम सब मिलके चला रहे हैं, या हम में से कुछ लोग चला रहे हैं सबके लिए। ठीक है बेटा, बस ये डेफिनेशन हमारी किसकी, पार्टनरशिप की। क्लियर। अब इसके जब आप पॉइंट्स, फीचर्स पढ़ोगे ना, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सारे ही पॉइंट जो हमने डेफिनेशन में पढ़े हैं वही सारे हमारे पास कहां है, फीचर्स में। तो आपने डेफिनेशन लर्न कर ली तो आपको फीचर्स भी लर्न हो जाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो पहले बार फीचर देख लेते हैं। टू और मोर पर्संस, की भैया पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए, एटलीस्ट टू पार्टनर्स चाहिए। ठीक है, बट अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पार्टनर्स कौन हो सकते हैं। बेटा कोई भी हो सकता है, बट मेजर होना चाहिए, 18 प्लस एज का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, कि भैया पागल वागल ना हो, अपना अच्छा बुरा समझता हो। ठीक है, इसके बाद वो किसी भी तरीके से लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाई ना किया हो, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ठीक है भैया, लॉ ने ऐसा ना बोला हो कि ये बंदा पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ना, सेम कंडीशन जो होती है हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने में चाहिए होती है। कोई भी पर्सन, ठीक है, तभी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है जब ये सारी कंडीशन वो फुलफिल करता है। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो कॉम्पिटेंट है क्या करने के लिए बेटा, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, जो माइनर नहीं है, 18 साल से कम की उम्र का नहीं है, अनसाउंड माइंड का नहीं है। अरे बस समझ में, उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। लॉ ने ऐसी भी कोई इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। राइट, तो वो इंसान जो है वो पार्टनरशिप में आ सकता है। क्लियर, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, कभी कभी ना कंफ्यूज करने के लिए इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास मिनिमम नंबर तो कितने हो गए, 2, बट मैक्सिमम नंबर कितने हैं बेटा, 50। कितने हैं मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, 50। यह कहां पर लिखा हुआ है बेटा, रूल 10 में, कंपनीज रूल 2014 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था उसमें लिखा हुआ है कि भैया 50 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में नहीं हो सकते। क्लियर, चलिए आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड, इट्स ए एग्रीमेंट। बेटा पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कब आती है, जब सारी की सारी टर्म एंड कंडीशंस को रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है कि भैया पार्टनरशिप आप जो कर रहे हो उसकी ये कंडीशंस है। राइट, वो सारी कंडीशंस आप लिख लेते हो कहां पर, अपने डॉक्यूमेंट में। उसको हम बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड।
तो भैया एग्रीमेंट क्या है? इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर साइन करते हैं। अ रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन, क्या होता है इसमें? टर्म एंड कंडीशंस होती है, एंड बिकॉज ऑफ विच पार्टनरशिप कम इन एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से पार्टनरशिप जो है एग्जिस्टेंस में आती है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट आता है हमारे पास लॉफुल बिजनेस, कि भैया पार्टनरशिप जो आप कर रहे हो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कर रहे हो, राइट, एंड दैट बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। भाई आप क्राइम करने के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है? तो बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? क्लियर? इसमें आप ट्रेड हो, वोकेशन हो, प्रोफेशन हो, कुछ भी कर सकते हो, बट इट मस्ट बी अ बिजनेस। इट कांट बी अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हो, इट्स नॉट अ पार्टनरशिप, ठीक है? आप कोई भी चैरिटेबल काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो सब जो है वो बिजनेस में नहीं आता, तो इसीलिए उसको पार्टनरशिप में भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगला है प्रॉफिट शेयरिंग। अब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, उसको शेयर कर लेते हैं एक पर्टिकुलर एग्री रेशियो में। अगर उन्होंने पहले से एग्री कर रखा होता है कि भैया प्रॉफिट का इतना हिस्सा तू लेगा, इतना हिस्सा मैं दूंगा, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर लेते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट जो है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि भैया बिजनेस जो है वो सब लोग मिलकर चला रहे हो या उनमें से कुछ लोग चला रहे हो, उन सब के लिए। सिंपल सी बात है, जरूरी थोड़ा ना होता है कि भैया बिजनेस जो है सारे के सारे लोग लगे हुए, कुछ लोग केवल कैपिटल पैसा लगा देते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, बट दे आर आल्सो पार्टनर, ठीक है? तो ये सारे हमारे क्या होते हैं बेटा, फीचर्स है किसके, हमारे पार्टनरशिप के। तो पार्टनरशिप के ये सारे फीचर्स है जो कि हमारे डेफिनेशन से भी हमारे क्लियर थे। देखो, तो पार्टनरशिप हमने क्या पढ़ा था, इट इज अ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या है, एग्रीमेंट। क्या है इसका मतलब, एग्रीमेंट जो हमने पढ़ा था, ठीक है, बिटवीन पर्संस। पर्संस कितने होते हैं, दो, टू और मोर, ठीक है? हु हैव एग्रीड टू शेयर। शेयर क्या कर रहे हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला पॉइंट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ठीक है? बिजनेस, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल, ठीक है ना, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल। इसके बाद जो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो ये पॉइंट हो गया। ये 5 के 5 पॉइंट जो हमने अभी फीचर्स में पढ़े वो कहां मिल गए हमें, डेफिनेशन में। तो हमने डेफिनेशन लर्न करी तो हमें सारे पॉइंट्स लर्न हो गए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारे पास राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के कुछ राइट्स होते हैं बेटा, राइट? तो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। पहला राइट, टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उससे पहले पार्टनर्स को कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है। ये पार्टनर का राइट है कि भैया मुझसे पूछो, मैं आपकी फर्म का पार्टनर हूं तो मुझसे आपको पूछना पड़ेगा किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, ठीक है बेटा? क्लियर? दूसरा, टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट। कभी भी पार्टनर आ सकता है, ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट दे सकता है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पार्टनरशिप की वो आके देख सकता है और उसकी कॉपी भी बनाकर अपने साथ लेके जा सकता है, ठीक है? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने पढ़ लिया, जो भी एग्रीड रेशियो है उसके अंदर वो प्रॉफिट एंड लॉस उसको शेयर मिलेगा। जो भी प्रॉफिट हुआ है तो उसको मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो उसको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है? टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय हिम टू द फर्म एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? वेयर द इंटरेस्ट इज नॉट प्रोवाइडेड देन इट मस्ट बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, ठीक है, तो उस लोन पे पार्टनर का पूरा पूरा राइट है कि उसको इंटरेस्ट रिसीव होगा। पार्टनर का राइट है कि वो इंटरेस्ट लेगा उस लोन के ऊपर। अगर पहले से मेंशन कर रखा है कि इस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेंशन नहीं किया है तो 6% के हिसाब से उसको उस लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है बेटा? चलिए अगला, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, एंड बी इंडेमनीफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। भैया कोई इमरजेंसी का केस आता है तो पार्टनर जो है, जो उसे सबसे अच्छा लगता है कि भैया मुझे लगता है कि ये बेस्ट डिसीजन है, वो ले सकता है, बाकी पार्टनर्स नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम पे, और कोई इमरजेंसी हो गई तो जो बचा हुआ पार्टनर है वो डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेने के बाद प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी खर्चे होंगे जो भी होगा उसको वापस मिल जाएंगे। समझो इस बात को, ए, बी और सी, ठीक है बेटा, 3 पार्टनर्स थे। अब बी और सी जो है वो हॉलीडे पे है, ठीक है, उनसे हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, और कोई मीटिंग हो गई या फिर कोई ऐसा अफेयर हो गया जो डिसीजन उस टाइम पे लेना जरूरी था, तो ए ने क्या करा, कंडक्ट कर दिया अपने हिसाब से, उसको जो बेस्ट लगा वो उसने कर दिया, ठीक है? अब जो उसको बेस्ट लगा वो उसने कर दिया, तो जो खर्चे हुए हैं
ठीक है, वो ए को वापस करने पड़ेंगे पूरी की पूरी फर्म को। ठीक है, ये उसका राइट है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया। चलिए अगला आता है, नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बिना पार्टनर के कंसल्ट के कोई भी नया पार्टनर पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। क्लियर? कि भैया अगर आपको किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट होना बहुत जरूरी है, आपने प्रोविजंस में कुछ ना लिखा हो तो। ठीक है, चलिए, टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। कि भैया नोटिस देके वो कभी भी फर्म से रिटायर हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आप एक पार्टनर हो किसी फर्म के और आप उस फर्म से रिटायर होना चाहते हो तो आप एक पर्टिकुलर पीरियड का नोटिस दो कि भैया मैं रिटायर होना चाहता हूं। उस नोटिस पीरियड के फुलफिल होने के बाद आप उस फर्म से रिटायर हो जाओ, ये आपका राइट है, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, टू गेट इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन द बिजनेस और इनकर्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पे अगर कोई पार्टनर कोई भी खर्चा करता है तो वो खर्चे जो थे उसको वापस लेने का पूरा पूरा राइट है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, किससे? फर्म से। टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। कि भैया जो मैनेजमेंट है बिजनेस का वो उसमें पूरा पूरा पार्टिसिपेट करने का उसको राइट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो हो रहा है उसकी मर्जी है वो करे या ना करे। ठीक है, अगर वो नहीं करे तो इट्स हिज और हर चॉइस, बट उसके पास राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। आई होप सारे राइट्स क्लियर है। चलो बेटा, अब आता है हमारे पास पार्टनरशिप डीड। कि भैया पार्टनरशिप डीड है क्या? पार्टनरशिप डीड होता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें विच कंटेन ऑल द टर्म एंड कंडीशन, में सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। किसकी बेटा? पार्टनरशिप की। ठीक है बेटा, पार्टनरशिप की सारी कंडीशंस लिखी होती है। एंड बिकॉज ऑफ विच द पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। सिंपल सी बात है, आप और आपका दोस्त एक पार्टनरशिप में आए। ठीक है, आपने एक बिजनेस करना शुरू किया तो आपने ना एक डॉक्यूमेंट बना लिया कि भैया दोस्ती यारी खराब नहीं होनी चाहिए। तो पहले से ही हर चीज क्लियर करके रखते हैं कि आपकी पार्टनरशिप क्या है, वो क्या काम करेगी, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो आपने सब जगह पे एक एग्रीमेंट में लिख के दोनों ने साइन कर दिया। उससे आपकी पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप पार्टनरशिप डीड समझ में आ गया। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारी टर्म एंड कंडीशंस पार्टनरशिप की लिखी होती है, जिसको पार्टनर्स साइन कर देते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर एग्री करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्लियर? इसका क्या क्या लिखा होता है बेटा? कि पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, पार्टनर्स क्या है, कौन है, फर्म जो आपने खोली है वो किसके बारे में है, क्या है फर्म, वो किस जगह पे बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस का नेचर क्या है, क्या बिजनेस करने वाले हो। ठीक है, कब आपने पार्टनरशिप स्टार्ट करी है, कितना कितना पैसा लगाया है, जो पैसा लगाया उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कुछ पैसा आप बाहर निकाल रहे हो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए उस पर कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, किस रेशियो में आप प्रॉफिट शेयर करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, जो लोन आपने फर्म को प्रोवाइड किया उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स को क्या सैलरी दी जाएगी। ठीक है ना, ये सब टॉपिक्स जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे होते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो गुडविल फर्म की कैलकुलेट होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी, असेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, अकाउंट्स को कैसे सेटल करोगे, अकाउंटिंग पीरियड कब से लेके कब तक का आप अकाउंटिंग पीरियड लेने वाले हो, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स के। ठीक है, पार्टनरशिप कितने टाइम तक चलेगी, क्या ड्यूरेशन है उसका, बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो क्या 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 क्लोजेस फॉलो किए जाएंगे, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हर चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। ठीक है बेटा, चलिए अगला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि भैया ये पार्टनरशिप डीड जो है हमारी ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो बेटा, सबसे सिंपल तो जो मेन रीजन है ना वो ये है कि पार्टनरशिप डीड जो है आने वाले टाइम में पार्टनर्स के बीच में जो डिस्प्यूट हो सकते हैं, ठीक है, उनको कम करने के लिए बनाई जाती है। तो खत्म तो कभी नहीं होते डिस्प्यूट्स, बट हाँ उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ही पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। बाकी और भी फीचर थे, देखो एक एक करके देखते हैं। ये जो पार्टनरशिप डीड होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बेटा। ठीक है, ये रिलेशनशिप डिफाइन करती है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, क्या रिलेशन उनके बीच में। ठीक है, उनके राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटीज सब कुछ बताती है, राइट, जिससे उनके बीच में होने वाले पॉसिबल डिस्प्यूट जो है वो क्या हो जाए, उनको अवॉइड किया सके, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटल किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, क्लियर? इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट पार्टनरशिप इज कंसीडर। कोई डिस्प्यूट होता है तो बेसिस किसको लिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड को, कि भैया पार्टनरशिप डीड में हमने पहले ही ये लिखा था तो ये डिस्प्यूट का कोई मैटर नहीं बनता, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आप पार्टनरशिप डीड को एज ए बेसिस लेते हो। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड बनाना इज नॉट अ कंपल्शन। जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड बनाना, कि आप सोचो कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आपका पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है।
ठीक है, इट इज नॉट अ कंपल्शन, ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं है। अरे बस समझ में, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो आपको कुछ प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, वो हम आगे बढ़ेंगे, बट दिमाग में सेट कर लो, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है बेटा, चलिए तो बेटा अगला टॉपिक आता है हमारे पास कि प्रोविजंस कौन कौन से फॉलो करने हैं हमें इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि भैया अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें कौन कौन से प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपके लिए इजी कर देता हूं, इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड, कि भैया पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा वो क्या होगी, इक्वल। प्रॉफिट हमेशा इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड टू फर्म बाय पार्टनर, अगर पार्टनर कुछ लोन देता है किसको, फर्म को, तो उस पे उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम, 6% पर एनम का उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। सिंपल, बस आपको ये दो प्रोविजंस लर्न करने हैं, इसके अलावा कुछ भी प्रोवाइड नहीं होगा। मतलब ना सैलरी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना कमीशन, कुछ भी नहीं, केवल प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर दो और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उस पे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो, दैट्स इट। ठीक है बेटा, देखो जरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी बेटा, इक्वली होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। अगर कुछ एडवांस दिया जाता है, लोन देता है पार्टनर, ठीक है, तो उस पे उसको इंटरेस्ट किस रेट पे मिलेगा, 6% पर एनम पे। क्लियर, ठीक है। क्या कोई रेम्युनरेशन दी जाएगी पार्टनर्स को, नहीं, कोई सैलरी नहीं देनी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई सैलरी वाला कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना पार्टनर को। ठीक है, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी, ठीक है, वो तो एग्रीमेंट पे लिखी होती है, अदरवाइज कोई लाइबिलिटी कुछ खास नहीं। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम द सिमिलर बिजनेस, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखो कि अगर पार्टनर किसी सिमिलर बिजनेस से कोई प्रॉफिट कमाता है तो उसको वो प्रॉफिट जो है वो फर्म को देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार, आप फर्म के साथ एक बिजनेस कर रहे हो और आपने इंडिविजुअली सेम बिजनेस साथ में स्टार्ट कर दिया तो वो तो फेयर नहीं है ना, तो उस बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो आपको फर्म को देना पड़ेगा। सिमिलरली, ठीक है, प्रॉफिट अर्न फॉर सेल्फ फ्रॉम द फर्म बिजनेस, फर्म के बिजनेस से अगर कोई पार्टनर अपने लिए कोई प्रॉफिट कमा लेता है वो भी किसको देना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, आई होप प्रोविजंस क्लियर हो गए, बहुत आसान है। तो चलो बेटा अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी बेसिस पे। ए बी एंड सी आर द पार्टनर इन अ फर्म, ए बी सी जो है तीन पार्टनर एक फर्म में, राइट, और कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, राइट। ठीक है, एक साल निकल गया, एक साल के एंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, एक एक करके हम इनका सॉल्यूशन देते हैं उन्हें। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम जो थी, ए वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड, जो पैसा उन्होंने लगाया है उसके ऊपर इंटरेस्ट उन्हें मिलना चाहिए, ए कहता है। बट बी और सी कह रहे हैं कि भैया कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। कौन सही बोल रहा है, क्या ए की डिमांड सही है, पर ध्यान रखना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में कौन सही कह रहे हैं, ए की डिमांड बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते। क्या करते हैं, केवल प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन पे जो होता है उस पर 6% देते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरी प्रॉब्लम आई, बी जो है वो चाहता है कि जो पार्टनर जो है उनको सैलरी मिले, बट ए और सी मना कर रहे हैं, क्या सैलरी दी जाएगी, नहीं। क्लियर, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती। क्लियर, चलो
अगली प्रॉब्लम देखते हैं। सी चाहता है कि जो उसने लोन दिया था फर्म को, उस पे उसको 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिले, पर ए और बी मना कर रहे हैं। सही कह रहे हैं भैया, ए और बी। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो उस केस में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? 6%, 10% नहीं मिलता। तो भैया हम आपको देंगे, जो आपने लोन दिया उस पर आपको इंटरेस्ट देंगे, बट 6% के हिसाब से, 10% के हिसाब से नहीं दे सकते। ठीक है, चलो अगली प्रॉब्लम क्या आई। ए और बी जो है उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया था, तो वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट में हिस्सा भी हमारा ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू सी, पर सी इस बात को नहीं मान रहा। तो क्या सही है? हाँ जी, सी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में हम प्रॉफिट शेयर करते हैं। कैसे बेटा? इक्वली, राइट, बराबर बराबर प्रॉफिट बांटते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट ठीक से क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो बेटा चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, पहला प्रोविजन सेक्शन 30 में लिखा हुआ है कि माइनर जो है उसको एडमिट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री। अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो किसी माइनर को, मतलब 18 साल से कम के किसी भी इंसान को आप पार्टनरशिप में एग्री कर सकते हो, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट के लिए, वो लॉस बियर नहीं करेगा। ठीक है, सेक्शन 31 कहता है कि a person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner, कि भैया पार्टनर जो है कोई भी फर्म में आ सकता है, एडमिट हो सकता है, आप किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हो अपनी फर्म में, बट जब सारे के सारे पार्टनर एग्री होंगे। अगर कोई एक भी एग्री नहीं है तो पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ है तो वो कंडीशन फुलफिल करके आप एडमिट कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? सारे पार्टनर्स को मनाना पड़ेगा, उन सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। सेक्शन 32 की बात करते हैं। अब पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है फर्म से, ठीक है, बाकी सब पार्टनर की कंसेंट से, या फिर जैसा भी आपकी, ठीक है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद वो रिटायर हो सकता है। सेक्शन 69 क्या बोलता है कि फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है बेटा? ऑप्शनल है। ध्यान समझना, आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अपनी फर्म को रजिस्टर करना एक ऑप्शनल पर्पस है। आपके पास एक ऑप्शन है, आप चाहो तो रजिस्टर करो, आप चाहो तो रजिस्टर मत करो, ये कंपल्शन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी, बट रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे फायदे होते हैं, राइट? आपको एक लीगल वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, सेक्शन 35 आता है, unless otherwise agreed by the partner in a partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ है तो बात अलग है, अदरवाइज किसी भी पार्टनर के मरते ही आपकी पार्टनरशिप डीड भी खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो बेटा अगला टॉपिक आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप लिमिटेड, क्या मतलब हुआ इसका? बेटा नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें लायबिलिटी जो है पार्टनर्स की वो क्या कर दी गई है? लिमिटेड कर दी गई है। 2008 में ये प्रोविजन डाला गया क्योंकि क्या था ना, कुछ लोग जो है वो पार्टनरशिप की तरफ अट्रैक्ट नहीं थे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो लायबिलिटी थी पार्टनर की वो क्या थी? अनलिमिटेड थी, कि भैया कुछ भी पार्टनरशिप फर्म ने किया तो पकड़ लेंगे किसको? पार्टनर को, पूरी तरह से लायबल है कौन? पार्टनर, राइट? अब इसी वजह से लोग जो है वो कंपनी को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, राइट? तो इसीलिए प्रोविजन लाया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, जिसमें पार्टनर्स को बोला गया कि भैया आपकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड कर दी जाएगी, राइट? आपकी लायबिलिटी उतनी है जितना आपने एग्री किया है, ठीक है? आप किसी और पार्टनर के एक्ट के लिए भी लायबल नहीं हो, अरे पसंद में उसने करा है वो भुगतेगा, ठीक है? तो पार्टनर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है बेटा, चलो मीनिंग देखते हैं इसका। An LLP is a corporate business vehicle that enable professionals expertise, mainly professionals attract हुए इसके लिए, ठीक है ना? And the entrepreneurial initiative to combine and operate in flexible, innovative and efficient manner। उनको हेल्प करता है प्रोफेशनल्स को क्या करने के लिए? ऑपरेट करने के लिए एफिशिएंट मैनर में। उनको बेनिफिट मिला किसका बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी का। लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिल गया उनको, कहां पर? एलएलपी में, राइट? और साथ में वो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर भी फ्लेक्सिबली चला सकते हैं एज अ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के भी बेनिफिट्स मिल गए और उनको कंपनी के भी बेनिफिट्स मिल गए, इसीलिए एलएलपी आजकल लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, क्लियर? चलो इसके फीचर्स देख लेते हैं।
सेपरेट लीगल एंटिटी। ध्यान रखना बेटा, यही तो मेन फीचर है जिसकी वजह से एलएलपी की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, कि भैया एलएलपी की जो एंटिटी है वो बिल्कुल सेपरेट है, एलएलपी और उसके जो पार्टनर्स है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, जो कंपनी में हमें फीचर्स मिलते हैं वही फीचर हमें यहाँ भी मिल गया कि भैया पार्टनर और एलएलपी जो फर्म है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलिए मिनिमम कैपिटल कुछ स्पेसिफाई नहीं की गई है ऐसी कि कितनी कैपिटल मिनिमम होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 है, इसमें कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है। अरे बस समझ में, कोई भी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि मिनिमम तो 2 मेंबर चाहिए, राइट, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे। ठीक है बेटा, ये भी इसका एक मेन फीचर है। चलिए इसके बाद इसका ऑडिट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। अब बताओ कंपनी में तो ऑडिट कराना पड़ता है, राइट, मैंडेटरी नहीं है एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ठीक है, अगर ठीक है एलएलपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से ऊपर का है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर एनुअल टर्नओवर आपकी एलएलपी का 40 लाख से ऊपर का तब आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ऑडिट भी कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक अच्छा ऑप्शन लो मिल गया प्रोफेशनल्स को। ठीक है, तो बेटा अगला टॉपिक आता है हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाम से ही पता लग रहा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है आपकी फर्म का उसको बांटना, एप्रोप्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा ना रिकैप ले लेते हैं। क्लास 11 में क्या पढ़ा था हमने, वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। ठीक है, यहां पे हमने क्या डाला था, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम डाली थी और उससे हमने कैलकुलेट किया था ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जिसको हम ट्रांसफर करते थे कहां पर, P&L अकाउंट में। और उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पे सारे के सारे इनडायरेक्ट इनकम डालते थे। उसके बाद हम कैलकुलेट करते थे नेट प्रॉफिट। ठीक है बेटा, ये सारा काम हम कहां करते थे बेटा, P&L अकाउंट में। अभी जो नेट प्रॉफिट निकला है हमारी फर्म का, हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कहां करेंगे बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दो। सबसे पहले जो प्रॉफिट निकला था उसको यहां ट्रांसफर कर दिया। अगर लॉस निकलता तो इधर, आपको पता है क्रॉस ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट था तो इधर ट्रांसफर हो गया, लॉस होता तो इधर ट्रांसफर होता। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो कहां डाल देंगे हम लोग, क्रेडिट साइड, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो बढ़ता है फर्म का। ठीक है, इसके अलावा अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर ने पैसा लगाया उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे उन्हें, पार्टनर को बोनस देना है, सैलरी देनी है, सब हम डेबिट साइड में डालेंगे। पार्टनर का कमीशन भी डेबिट साइड में डालेंगे। अगर कुछ पैसा जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया है, ठीक है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम जर्नलिज्म में ट्रांसफर करते हैं जिससे कि हमें जरूरत पे पैसा मिल जाए, राइट। इसके बाद सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके। ठीक है, चलिए अब एक बार देख लेते हैं फटाफट P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये किसके बाद बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर, हम P&L अकाउंट में। ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाएगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग किसमें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, ऑब्जेक्टिव होता है क्या निकालना, नेट प्रॉफिट निकालना, कि भाई कितना प्रॉफिट कमाया है पूरे साल में। ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन शो करता है कि प्रॉफिट को कैसे बांटा गया है, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स। नेचर ऑफ आइटम क्या होते हैं बेटा, इट इज डेबिटेड विद द एक्सपेंस एंड क्रेडिटेड विद द इनकम। डेबिट में हम एक्सपेंस डालते हैं और क्रेडिट में हम क्या डालते हैं, इनकम डालते हैं, राइट। यहां पर क्या होता है, डेबिटेड विद द आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन, लाइक सैलरी डालते हैं इसमें, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, ट्रांसफर टू रिजर्व। और क्रेडिट में क्या डालते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और ड्राइंग, सॉरी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास पार्टनरशिप डीड। इसमें कोई गाइडेंस नहीं होती पार्टनरशिप डीड की। P&L अकाउंट आने के लिए आपको पार्टनरशिप डीड की जरूरत नहीं है, बट आपको पार्टनरशिप डीड
का यूज करना पड़ता है जब आप P&L एप्रोप्रिएशन करना होता है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ही सब कुछ मेंशन होता है कि किस किस तरीके से सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल जो होता है हमारा P&L हमेशा फॉलो करता है कि सारे के सारे रेवेन्यू जो है वो मैच करने चाहिए किससे, एक्सपेंस से, बट हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। आई होप सभी कंसेप्ट ठीक से क्लियर हो गए। बेटा फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने भाई को जरूर बताना, आपका भाई वो डाउट रिजॉल्व कर देगा। ठीक है बेटा, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे कि जब भी वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगा कि भैया की वीडियो आ गई है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।